Welcome back students to our new lecture of advanced construction technology, and we are going to continue our chapter temporary structure, which is last topic of our syllabus. Today we are going to start another topic, centering and slip form work. Okay, so let's start with the centering. कंटेंट देख लेते हैं। सबसे पहले तो कौन से कंटेंट हम लोग देखने वाले। तो आज के लेक्चर में हम लोग सेंटरिंग ऑफ आर्क, सेंटरिंग ऑफ बिग आर्चिस, फॉल्स वर्क एंड स्लीप फॉर्म वर्क के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेंटरिंग ऑफ आर्चिस के बारे में। सेंटरिंग इज द टेम्पररी स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ब्रिक, स्टोन्स और कंक्रीट वर्क ऑफ आर्च, dome, etc. during its construction. The centering choice depends upon the several factors like shape of arch, span of opening, thickness of soffit, and material used in the arch construction, etc. सेंटरिंग फॉर आ मतलब एक आर्च का मतलब है जो आर्च के ऊपर हम लोग एक टेम्पररी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, फॉर्मवर्क जैसा ही। ठीक है, फॉर्मवर्क जनरली हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं वर्ड को? बीम, कॉलम्स, ट्रस, इंक्लाइन मेंबर्स, ठीक है, स्लैब, उसके अंदर हम लोग फॉर्मवर्क जो वर्ड है वो यूज करते हैं। जबकि आर्चिस जो होते हैं, ठीक है, डोम्स होते हैं, या फिर जो हम डोर बनाते हैं उसके ऊपर के जो आर्चिस होते हैं बड़े बड़े, राइट, तो वहां पे हम जो फॉर्मवर्क जैसा मटेरियल, जो टेम्पररी स्ट्रक्चर वहां पे प्रोवाइड करते हैं, उसको हम लोग सेंटरिंग से डिनोटेट करते हैं। ठीक है, सेंटरिंग कहते हैं उसको। डोम्स वगैरह जो आप मंदिर के ऊपर डोम्स देखते हो, राइट, वहां पे हम लोग सेंटरिंग प्रोवाइड करेंगे। जो सेंटरिंग है उसकी जो चॉइस होगी वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, जैसे कि आर्च का शेप हो गया, ठीक है, जो दो आर्च के बीच में ओपनिंग जो स्पान रहेगा वो डिस्टेंस, स्पान का डिस्टेंस भी एक फैक्टर रहेगा। ठीक है, थिकनेस ऑफ सोफिट, सोफिट पता ही है आपको, उसकी थिकनेस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। एंड मटेरियल यूज इन आर्च कंस्ट्रक्शन, मतलब जो मटेरियल यूज हो रहा है आर्च कंस्ट्रक्शन अंदर, उसके ऊपर वो सेंटरिंग का जो चॉइस है वो डिपेंड करेगा। अब जो मैं चीज आपको दिखा रहा हूँ, मतलब समझा रहा हूँ, आपको ज्यादा बेटर समझ में आए उसके लिए एक फिगर देख लीजिए आप। ठीक है, ये आप मान लो एक गेट है, ठीक है, ये जो वर्टिकल मेंबर्स हम उसको प्रॉप्स कहते हैं। यहाँ पे प्रॉप्स और जो बीच का आर्च है वो दोनों के बीच में हम लोग फोल्डिंग वेजेस प्रोवाइड कर देते हैं, और उसके ऊपर हम आर्च का जो प्रोविजन है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वहां पे आएगा आर्च सेंटर और स्प्रिंगिंग लाइन। ये जो स्प्रिंगिंग लाइन है उसके स्प्रिंगिंग लाइन मतलब एक उसके जो जो लाइन होगी वहां तक का जो मटेरियल होगा पूरा स्लैब जैसा होगा, ठीक है, रेक्टेंगल होगा, उसके ऊपर से आर्च प्रोवाइड करेंगे हम लोग प्रॉपर, राइट। वो आप यहाँ पे देखोगे ज्यादा बेटर समझ में आएगा दूसरी फिगर के ऊपर। ये है आपकी प्रॉप्स, बीच के अंदर फोल्डिंग वेजिस, उसके ऊपर प्लेट, प्लेट के ऊपर आएगी जो रिब्स, ये मटेरियल दिख रहा है उसको हम रिब्स कहेंगे, और रिब्स जो होंगी वो लेगिंग से कनेक्टर रहेगी। दो लिम्स को अपनी जगह पे स्टे करने के लिए हम लेगिंग से उसको कनेक्ट कर देंगे। क्लियर? यहाँ पे जो विड्थ ऑफ थिनर सॉफिट है वो 10 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, थिकनेस ऑफ सॉफिट इज 10 सेंटीमीटर। इफ द विड्थ ऑफ द सॉफिट इज वाइडर देन 10 सेंटीमीटर, टू रिब्स suitably spaced and shaped at the top may be used। मतलब जो विड्थ है सॉफिट की वो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी, तो जो रिब्स दिख रही है आपको दो बाजू की, उसको हमें ऐसे स्पेस प्रोवाइड करनी है, उसके बीच में ऐसे सेट करना है कि जो ऊपर का टॉप है वो हम इजीली यूज कर पाए। ठीक है, कंक्रीटिंग के लिए, तो उस हिसाब से हमें उसका कंस्ट्रक्शन करना रहेगा। थिनर सॉफिट की थिकनेस खास ध्यान में रखनी है 10 सेंटीमीटर। नाउ दूसरी फिगर देख लो आप यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो मटेरियल है ना, ये है सेंटरिंग फॉर वाइड सॉफिट एंड बिगर स्पान। ये बिगर स्पान के लिए हम जो सेंटरिंग प्रोवाइड करेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, नाउ उसको समझ लेते हैं। सेंटरिंग फॉर बिग आर्चेस ऑफ ब्रिजेस, ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो ब्रिज है उसके लिए हमने ये प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पे। नाउ सेंटरिंग फॉर बिग आर्च फॉर ब्रिजेस, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग आर्चेस द सेंटरिंग विल बी अनवेरिएबल रिक्वायर्ड। ठीक है, हमें सेंटरिंग की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी और पड़ेगी, बिग आर्चेस की बात करें तब। अगर कौन से फैक्टर होंगे जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, तो सबसे पहला है हमारा नेचर एंड टाइप ऑफ आर्च, मतलब स्पान, राइज एक्सेट्रा जो है उसके डायमेंशंस वगैरह है आर्च के, उसके ऊपर सबसे पहले तो डिपेंड करेगा। देन फाउंडेशन कंडीशन,
नीचे फाउंडेशन कौन सा है वो भी एक बड़ी मैटर करेगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉप्स के ऊपर ही जब तक वो सेट नहीं होता मटेरियल तब तक तो वो प्रॉप्स पे ही रहने वाला है, सेंटरिंग के मटेरियल के ऊपर ही रहने वाला है, ठीक है। तो फाउंडेशन कैसा प्रोवाइड किया है वो भी एक ध्यान में रखेंगे हम लोग। डेप्थ ऑफ वाटर एंड लायबिलिटी ऑफ फ्लड्स, डेप्थ ऑफ वाटर के बारे में देखेंगे और लायबिलिटी ऑफ फ्लड्स के बारे में भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। देन डिस्टेंस रिक्वायर्ड बिटवीन सपोर्ट ऑफ सेंटरिंग फॉर द पैसेज ऑफ ट्रैफिक, जो बीच के जो पैसेज है यहाँ पे, ठीक है, वो दोनों के डिस्टेंस को भी हमें ध्यान में रखना है, उस हिसाब से हम उसको जो सपोर्ट देने कितने देने वो हम डिसाइड करेंगे सेंटरिंग द्वारा, ठीक है। आर्च पे कितने सपोर्ट देने वो हम उससे डिनोट कर पाएंगे। साइज एंड लेंथ ऑफ अ टिम्बर अवेलेबल, मतलब बड़ा हमने सोच बना तो दिया है, ठीक है, और उतने बड़े हमारे पास प्रॉप्स भी तो होने चाहिए, ठीक है, उतने बड़े हमारे पास ये जो रिब्स है वो भी तो होने चाहिए, ठीक है, तो वो भी हमें एक ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, ये काम करने के लिए जो ऑब्वियसली ये तो मेन चीज है, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, ये दोनों चीज यही हो गई, कॉमन सब में लिख दोगे आप फैक्टर्स में तो भी चलेगा। नाउ देयर आर 3 टाइप ऑफ सेंटरिंग मटेरियल, फर्स्ट वन इज टिम्बर ट्रस सेंटरिंग, अनदर इज ट्रेस्टल सेंटरिंग एंड थर्ड वन इज स्टील ट्रस सेंटरिंग। हर एक को एक एक समझ लेते हैं हम, पहले देखते हैं टिम्बर ट्रस सेंटरिंग को। It is very useful when the arch provided is deep valley in a deep valley. The support for centering are to rest in a deep water. The passage of traffic is required. ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये लोग, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ट्रस सेंटरिंग मटेरियल है, ठीक है, ट्रस इसलिए क्योंकि आप जो मेंबर देख रहे हो इंक्लाइन और हॉरिजॉन्टल, ठीक है, बीच में आप लोग ये कनेक्शंस देख रहे हो, ठीक है, ये जो कनेक्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ट्रस मटेरियल कहते हैं उसको, ऐसा कनेक्शन ट्रस मेंबर में ही देते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे यूज करेंगे, जो डीप वैली सिस्टम होगी वहां पे हम ये ट्रस सिस्टम वाला जो टिम्बर ट्रस सेंटरिंग है वो प्रोवाइड करेंगे। जो सपोर्ट होंगे वो ये जो प्रॉप्स दिख रहे हैं सपोर्ट, ये पूरा सेंटरिंग है और ये उसका सपोर्ट है, वो पानी के अंदर डीप सेट हो पाए उस टाइप का लेना है हमें, और दोनों के बीच में स्पेसिंग होना चाहिए, तुम प्रॉपरली फॉर्मवर्क को फीडिंग कर पाए, ठीक है, और डिसमेंटलिंग की प्रोसेस भी इजी रहे, उसके लिए ट्रैफिक पैसेज ऑफ ट्रैफिक जरूरी रहेगा। नेक्स्ट है आपका टेरेस्ट्रियल सेंटरिंग। आप यहाँ पे देख सकते हो जो पूरा स्ट्रक्चर है वो टेरेस्ट्रियल सेंटरिंग का है, मतलब कि जहाँ पे अनइवन सरफेस आपको देखने के लिए मिलेगी वहाँ पे हमें टेरेस्ट्रियल सेंटरिंग को लेना है, ठीक है। ये फिगर देखिए यहाँ पे आपको ज्यादा पता चलेगा, ये जो पूरा भी आपका स्ट्रक्चर मेंबर है, ठीक है, ब्रिज है, वो पूरा टेरेस्ट्रियल दिख रहा है आपको, ठीक है, अनइवन सरफेस। यहाँ पे देखिए दूसरी फिगर के ऊपर अनइवन है, ठीक है, पहले सैलो थी बाद में डीप होती जा रही है, तो ऐसे जगह पे हमें टेरेस्ट्रियल सेंटरिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, देख सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक है, ये है पूरा टेरेस्ट्रियल सेंटरिंग का टाइप। और लास्ट वन है हमारा स्टील ट्रस सेंटरिंग। A steel truss centering is very useful when it is impossible to use terrestrial type centering. Depth of water is very high and arch is constructed for heavy flood. ठीक है, स्टील ट्रस सेंटरिंग जहाँ पे हम लोग टिम्बर ना यूज कर पाए, जहाँ पे टेरेस्ट्रियल ना यूज कर पाए, वहाँ पे हमें स्टील ट्रस प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, स्टील ट्रस सेंटरिंग को हमें यूज करना है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है, सबसे पहले तो जो आर्चीज है वो ज्यादा हैवी फ्लड को भी विस्टैंड कर पाए उस किस्म के हो, तो वहां पे हमें स्टील ट्रस लेना है। दूसरी चीज कि जो डेप्थ है और वो डेप्थ ऑफ वाटर है वो बहुत ही ज्यादा होगी, तो वहां पे भी हमें स्टील ट्रस सेंटरिंग को यूज करना पड़ेगा। नाउ बात करते हैं हम लोग फॉल्स वर्क फॉर द ब्रिजेस के। सो व्हाट डू मीन बाय द फॉल्स वर्क? A false work consists of a temporary structure used in the construction to support spanning or arch structures in order to hold the components in place until its construction is sufficient advanced to support itself. Okay? मतलब फॉल्स वर्क एक ऐसा टेम्पररी स्ट्रक्चर है जो कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करेगा, कहाँ पे, जो स्पानिंग है और आर्चिस के स्ट्रक्चर है वहां पे। कब तक वो सपोर्ट देगा? जब तक कि वो जो अपना स्ट्रक्चर है वो खुद सफिशिएंट ना हो जाए खुद का सेल्फ वेट कैरी करने के लिए, तब तक हमें वो फॉल्स वर्क वहां पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉल्स वर्क इन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ टिम्बर और कंक्रीट फाउंडेशन पैड्स, टिम्बर कॉर्बेल्स, सैंड जैकेट्स एंड वेजिस, स्टील सिल बीम्स, टिम्बर और राउंड होलो स्टील पोस्ट, स्टील कैप बीम्स,
टिम्बर और स्टील फ्रिंजेस बीम एंड टिम्बर जॉइस्ट। ये सभी इक्विपमेंट और सभी मटेरियल का हमें फॉल्स वर्क के अंदर इस्तेमाल करना रहेगा। फॉल्स वर्क की आप फिगर यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा फॉर्म वर्क प्रोवाइड किया हुआ है, स्टील फॉर्म वर्क दिए और बाजू में उसको सपोर्ट करने के लिए देखिए सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये है उसके फॉल्स वर्क्स, जो स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे कॉन्क्रीटिंग हो जाएगा, उसके बाद ये जो फॉल्स वर्क है पूरा हम निकाल देंगे। क्लियर? ये आप देख सकते हैं एबेंटमेंट पे से ब्रिज, जो आप देख सकते हो ब्रिज बनाया हुआ है, अभी वो कैंटिलीवर सेक्शन जैसा हमें देखने के लिए लग रहा है। तो यहाँ पे आप सोचोगे टेरेस्ट्रियल सेंटरिंग होगा, नहीं, पर टेरेस्ट्रियल सेंटरिंग को सिर्फ आर्चेस के अंदर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोवाइड किया है वो है उसका फॉल्स वर्क। ये जो स्ट्रक्चर टेम्पररी स्ट्रक्चर, ये पूरा फॉल्स वर्क है। ये जैसे ही पूरा कंस्ट्रक्शन इसका खत्म हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाएंगे, तो ये फॉल्स वर्क हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। नाउ कॉजेज ऑफ फेलियर्स ऑफ फॉल्स वर्क। कौन से कारण से फॉल्स वर्क फेल हो सकता है? तो पहला तो है फेलियर में बी अकर ड्यू टू द ओवरलोडेड ऑफ द फॉल्स वर्क, द इनएडिक्वेट डिजाइन एंड द लेटरल इंस्टेबिलिटी ऑफ द बीम। मतलब फॉल्स वर्क बहुत ज्यादा मात्रा में ओवरलोड हो जाए तो वो फेल हो सकता है, ठीक है। उसकी डिजाइन हमने प्रॉपर ना की, साइज शेप वगैरह का ध्यान ना रखा हो तो भी वो फेल हो सकता है। और तीसरी चीज है इंस्टेबिलिटी ऑफ बीम। अगर बीम में लिटरली इंस्टेबिलिटी आ जाती है तो भी जो हमने फॉर्म वर्क वहां पे स्टेबिलाईज किया है वो टूट सकता है, ठीक है। इन सम केसेस द लोकलाइज्ड फ्लेंज बेंडिंग में टेक प्लेस एट द इंटरफेरेंस बिटवीन द कैप एंड सील्स बीम एंड द पोस्ट। मतलब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो कनेक्ट किया है फॉल्स वर्क को, ठीक है, काफी केस में क्या होता है ये जो फ्लेंज होती है वो बेंड हो जाती है, ठीक है। तो वो बेंड होने के कारण जो उसका कनेक्शन रहता है, जो हमने कनेक्शन किया होता है फॉल्स वर्क के साथ का, वो मेक ओवर नहीं कर पाता, रिमूव हो जाता है। तो ऐसे केस में हमारा फॉल्स वर्क रिमूव हो सकता है। क्लियर? आपको दूसरी भी चीज शायद प्रैक्टिकली पता होगी कि काफी बार क्या होता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट न्यूसेंस, टर्मिटीज न्यूसेंस होता है, तो टिम्बर फॉर्मवर्क के केस में उसके कारण जो कहते हैं ना हम लोग कि उधई लग जाती है, तो उसके कारण भी उसके जो जॉइंट्स होते हैं वहां पे वीकनेस आ जाती है उधई के कारण, और वो फॉल्सवर्क टूट सकता है। क्लियर? तो वो भी हमें ध्यान में रखना है कि कौन सी एरिया में हमें कौन सा मटेरियल यूज करना है। अब बात करते हैं हम लोग स्लीव फॉर्मवर्क की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो पूरा स्लीव फॉर्मवर्क है, मैं पहले आपको थियरी समझाते हूँ, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। The sleeve formwork proves to be economical for vertical structures which are in the form of concrete shafts. They are widely used in for pier, chimneys, towers, missile launching bases and water reservoir, silos and revolving restaurants etc. मतलब कि जो स्लीव फॉर्मवर्क है वो ऐसे तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड और थोड़ा उसका जो ऑपरेशन है वो डिफिकल्ट रहता है, मतलब उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स है वो हमें यूज करने पड़ेंगे हैवी वाले, तो वो हमें इकोनॉमिकल नहीं लगते। बट जब हम बात करते हैं वर्टिकल स्ट्रक्चर्स, जैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स है वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल बिल्डिंग्स हो गए, 20 मंजिला 10 मंजिला इमारत हो गई, पियर्स हो गए, बड़ी बड़ी चिमनीज टावर हो गई, मिसाइल लॉन्चिंग बेस हो गया, ठीक है, वाटर रिजर्वायर का जो बेस हो गया पूरा वो बहुत बड़ा रहता है। तो ऐसे केस में हम लोग जो स्लीव फॉर्मवर्क है वो हमें इकोनॉमिकल मालूम पड़ता है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस है वो काफी जल्दी हमें देखने के लिए मिल जाती है। ओके, यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो दूसरी, इस किस्म से हम उसको सर्कुलर पोर्शन में फॉर्मवर्क प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। इस वर्टिकल स्ट्रक्चर है, आप चिमनी मान लो, ठीक है। जैसे जैसे ये कंस्ट्रक्शन खत्म होगा वैसे वैसे जो फॉल्स वर्क है वो ऊपर मूव करेगा, ठीक है, ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं हम फॉल्स वर्क को वर्टिकल मेंबर के अंदर, तो उस हिसाब से हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये ऊपर ही बना है स्ट्रक्चर वर्टिकल मेंबर के ऊपर, जैसे ये हार्ड हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ये फॉल्स वर्क थोड़ा और ऊपर ले लेंगे, फिर से इसको कंस्ट्रक्ट कर देंगे, जैसे ही हार्ड होगा और ऊपर ले जाएंगे, और ऐसे पूरी जो चिमनी है उसको हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो द एसेंशियल पार्ट ऑफ स्लीव फॉर्मवर्क आर फॉलो सीटिंग, waves of ribs, yokes, वर्किंग प्लेटफॉर्म, सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग, लिफ्टिंग डिवाइसेस, ठीक है। ये लिफ्ट करने के लिए पूरा फॉर्म को लिफ्ट करने के लिए लिफ्टिंग डिवाइस की भी जरूरत पड़ेगी। एडवांटेज क्या है फॉल्स वर्क के स्लीव फॉर्म वर्क के? तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट्स इज एलिमिनेटेड, जितने जॉइंट्स हमें
पहले लगाने पड़ते थे वो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। द कंस्ट्रक्शन वर्क कैन बी कैरिड आउट स्पीडीली, ठीक है। जैसे ही यहाँ कंस्ट्रक्ट हो जाता है, सेट हो जाता है, डायरेक्ट इसको हमें अलग डिसमेंटलिंग करने की चिंता नहीं है, डायरेक्ट हम उसको ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट उसको शिफ्ट कर देंगे तो स्पीड हो जाएगी कंस्ट्रक्शन की। देयर इज अ कंसिडरेबल सेविंग इन कॉस्ट ऑफ फॉर्मवर्क एज देयर इज लेस वेस्टेज ऑफ फॉर्म्स एंड दे कैन बी यूज सेवरल टाइम्स। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया डिसमेंटलिंग नहीं होगा तो उसके हार्म होने के चांसेस घट जाएंगे, ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट घट जाएगा और यही फॉर्मवर्क को हम लगातार बार बार यूज कर पाएंगे। उसकी साइज और शेप हम वेरी कर सकते हैं अपने हिसाब से और वो कंस्ट्रक्शन हम लोग कंटिन्यू रख सकते हैं। हो सकता है तो मैं आपको एक यहाँ पे वीडियो दिखा देता हूँ। ओके, तो एनिमेशन स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हो जैसे हम फॉर्मवर्क प्लेस करते हैं, सबसे पहले एक साइड का लेयर होता है वो हम लोग विस्टेंड करा देते हैं, उसके बाद हम रिइंफोर्समेंट इंसर्ट करते हैं, ठीक है, और लास्ट में दूसरी साइड का जो फॉर्म होता है फॉर्मवर्क का वो भी हम प्लेस कर देंगे और उसको हम जॉइंट्स की मदद से जॉइंट कर देंगे। ये प्रॉपर जॉइंट हो जाने के बाद उसको हम हाइड्रोलिक जैक की मदद से कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद रिइंफोर्समेंट को कंक्रीट से फिलअप करना है हमें। आप देख सकते हो अंदर वीडियो के अंदर वो लोग कंक्रीट फिलअप करता किया हुआ दिखा रहे हैं। यहाँ पे धीरे धीरे लेयर बाय लेयर प्रॉपर वाइब्रेट करते हुए हमें कंक्रीट को फिलअप करना है जिससे कि उसके अंदर वॉइड्स ना रह पाए। जैसे डिजायरेबल हाइट तक हम कंक्रीट को फिलअप कर देते हैं और कंक्रीट सेट हो जाता है, वैसे वैसे हम फॉर्मवर्क को हाइड्रोलिक जैक की मदद से ऊपर खिसका रहे हैं, स्लिप कर रहे हैं, ठीक है। देखो पूरा स्ट्रक्चर स्लिप हो रहा है वॉल के साथ, इसलिए हम उसको स्लिप फॉर्मवर्क भी कहते हैं। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि हमने क्यों ऐसा कहा था कि जो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही तेज हो जाती है। जैसे ही सेट होता है हम ऊपर खिसका लेते हैं फॉर्मवर्क को और दूसरा कंस्ट्रक्शन उसके साथ साथ में चालू कर देते हैं, रिइंफोर्समेंट वगैरह को हम कनेक्ट करते रहते हैं। कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही हम बीच बीच में वॉल्स के बीच में जो गैप्स है, विंडोज या फिर पार्टीशन वॉल वगैरह भी हम प्रोवाइड करवा सकते हैं एक ही टाइम पे। साथ साथ में नीचे से आप उसको पॉलिश भी कर सकते हो वॉल को, बाकी जो भी अनइवननेस है सरफेस की वो भी रिमूव कर सकते हो। तो एक अल्टीमेटली जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कंस्ट्रक्शन की। इस हिसाब से पूरी वॉल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, वर्टिकल मेंबर इजीली कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं, एनिमेशन को एंड करते हैं और वापस एक बार हमारे एडवांटेज के ऊपर फोकस कर लेते हैं। आपने पूरी प्रोसेस देख ली है एनिमेशन वीडियो के द्वारा। अगर आपको नहीं समझ में आता और यूट्यूब पे आप और भी ज़्यादा एनिमेशन वीडियो सर्च कर सकते हो, ठीक है, वो देख लो आप। जनरली लोगों को स्लिप फॉर्मवर्क के अंदर काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि स्लिप फॉर्मवर्क होता क्या है, ठीक है। तो ये वर्टिकल मेंबर कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो हम उसको हाइड्रोलिक जैक की मदद से अप एंड डाउन या फिर क्रेन की मदद से भी अप एंड डाउन कर सकते हैं और वर्टिकल मेंबर की जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप कर सकते हैं। एक बार वापस एडवांटेजेस के ऊपर फोकस कर लो तो आपको ज़्यादा बेटर आइडिया रहेगा। जॉइंट्स जो होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही हम लिफ्ट कर रहे हैं, उसको डिसमेंटल करने की जरूरत नहीं होती और जॉइंट्स को एलिमिनेट डायरेक्टली हो ही जाएंगे वो, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन वर्क है कैरिड आउट स्पीडीली, समझ में आ गया क्यों मैंने ये कहा था एनिमेशन के ऊपर से। एंड दिस कंसिडरेबल सेविंग इज कॉस्ट फॉर्म देयर विल वेस्टेज ऑफ फॉर्म दे कैन बी यूज्ड सेवरल टाइम्स। मतलब कि जो हम डिसमेंटलिंग करते थे उसको निकालते थे तो जो जॉइंट्स होते हैं, बोल्ट्स होते हैं, काफी बार टूट जाते हैं। कोई स्लैब वेब अगर टूट जाता है, वुडन हो या फिर स्टील का हो, ब्रेक हो सकता है, तो वो सब चीज़ यहाँ पे नहीं रहती है क्योंकि डायरेक्टली पूरा स्ट्रक्चर ही हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं ऊपर की डायरेक्शन में। जैसे ही नीचे का स्ट्रक्चर कंक्रीट हमारा सेट हो जाता है वैसे ही हम उसको अब करके वापस कंक्रीटिंग जहाँ से अटका हुआ है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक स्लिप फॉर्मवर्क। आई होप आप लोगों को समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका जो फॉर्मवर्क का टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ
और अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, आज के जो हमने टॉपिक थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से मुझे पूछ सकते हो। देख लीजिए यहाँ पे लास्ट में ये थे टॉपिक आपके, सेंटरिंग ऑफ आर्च, सेंटरिंग ऑफ बिग आर्चेस, फॉल्स वर्क और स्लिप फॉर्म वर्क। अगर कोई भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।